हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको डीलेड थर्ड सेमेस्टर में साइंस के पवन सीरीज के जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कि आपके जितने भी पवन सीरीज के जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैं आपके सभी सब्जेक्टों की पवन सीरीज के सारे अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर करूंगी। इसके अलावा मैंने एसएसटी, समावेशी और मापन, शैक्षिक मूल्यांकन, इसके सभी अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर कर दिया। तो जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं साइंस की, विज्ञान में जो आपके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है वो है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? विलियम रॉन्जन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यातायात की साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट, साइकिल। तो जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो देन है वो क्या है? साइकिल। ठीक है, अगला प्रश्न है एजुसेट क्या है? तो ये क्या है? एक शैक्षिक उपग्रह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कृषि उपज में असातीत वृद्धि को क्या कहते हैं? तो जो कृषि में जो बहुत सारी जो वृद्धि होती है असातीत, यानी जिसकी हमने आशा भी नहीं की थी, उससे भी बढ़कर के जो वृद्धि होना वो क्या कहलाता है? हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है ईंधन के आधुनिक रूप हैं। तो ईंधन के आधुनिक कौन? मिट्टी का तेल भी है, लकड़ी भी, एलपीजी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है मनोरंजन के साधन है। कौन सा मनोरंजन के साधन है? कंप्यूटर, टेलीविजन, वीडियो गेम। तो ये सभी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी संघनन। अगला प्रश्न है कि ऊर्ध्वपातन का उपयुक्त उदाहरण कौन? तो नौसादर और कपूर दोनों ही होते हैं, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जल वाष्प का द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है? तो जल वाष्प का द्रव में जब बदल जाता है तो क्या कहलाता है? संघनन। मैंने पहले ही बताया अभी। अगला प्रश्न दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर F/A। तो एक जो F क्या है? बल है। A क्या है? एरिया। तो यानी बल का मात्रक न्यूटन, ए का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न है समुद्री तल पर दाब मापी के पारे में ऊंचाई होती है, कितनी होती है? ये 76 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पेशी बल का उदाहरण नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो इसमें जो पहला है कुली द्वारा हाथ ठेला द्वारा बोझ उठाना, यानी कि कुली के द्वारा उसके हाथों से ठेला जो बोझ ढोना होता है वो, तो ये तो पेशी बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है सेब का पेड़ से गिरना। तो ये कोई पेशी बल का उदाहरण नहीं है, तो नहीं, इसमें नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मशीन कौन सा कार्य नहीं करती है? तो इसमें मशीन कौन सा कार्य नहीं करती है? ऑप्शन सा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र कहाँ स्थित होते हैं? तो पत्ती के निचली सतह पर। ठीक है, स्टोमेटा जिनको बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पौधों में मूल रोम किस अंग पर पाया जाता है? तो मूल रोम यानी कि इसको रूट यानी कि जड़ में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पुष्प का जो नर भाग निम्न में से कौन सा है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, दल पुंज, वायद। तो पुष्प का जो नर भाग होता है वो क्या कहलाता है? पुंकेसर होता है। अगला प्रश्न है एल्कीन उदाहरण है किसका है? एथिलीन का। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है क्या? कार्बनिक यानी कि कार्बन प्रेजेंट होगा उसमें। अगला प्रश्न है एल्काइन का उपयुक्त उदाहरण है। तो मेथेन जो होता है वो एल्काइन का उदाहरण है। अगला प्रश्न खमीर का उपयोग किस में होता है? औषधि बनाने में, अल्कोहल बनाने में, बेकिंग पाउडर में, सभी में। ठीक है, अगला प्रश्न है भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि है निर्जलीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है भोजन संरक्षित करने की मुख्य विधियों में से एक कौन सी है? शीतलन। अगला प्रश्न है खान एवं खनिज अधिनियम पारित हुआ था कब? 1948 में। अगला प्रश्न है अभ्रक का उपयोग किया जाता है किसमें? विद्युत उद्योग में। अगला प्रश्न है वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला आंशिक रूप से निर्गत होता है वो क्या कहलाता है? यानी कि कोई पदार्थ है वो आंशिक रूप से क्या है? निर्गत हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अल्प पारदर्शक। ठीक है, अगला प्रश्न है किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है? तो जो बिंदु प्रकाश स्रोत होता है उससे उपछाया है वो नहीं बनती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर पृथ्वी पर उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है, यानी कि पृथ्वी पर
उपछाया से होकर, यानी कि पृथ्वी की उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है तो उसको क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। अगला प्रश्न है, निम्न में से मलेरिया के रोगाणु का वाहक कौन है? तो एडीज मच्छर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न प्रतिजैविक औषधि है, तो प्रतिजैविक जो औषधि तो वो कौन सी है? पेंसिलिन है। कार्बन के दो अपरूप हैं, कौन कौन से? ग्रेफाइट भी होता है और हीरा, यानी कि दोनों। अगला प्रश्न, हाइड्रोकार्बन बना होता है किससे? कार्बन प्लस हाइड्रोजन से, यानी कि सा सही हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? इथेन भी होता है, मेथेन, दोनों ही सही है। अगला प्रश्न, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है मुक्त अवस्था में, यौगिक में, या दोनों में? तो दोनों में। ठीक है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए पदार्थों में से किस में कार्बन नहीं पाया जाता? तो जो रोटी में, चीनी में, कोयला में, नमक में, तो नमक में नहीं पाया जाता है। अगला, एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो ब्यूटेन की होती है, और मिक्स इसमें प्रोपेन भी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, क्या होता है? डायबिटीज़। ध्वनि की माप की जाती है डेसीबल में। ठीक है। किस में करते हैं हम? डेसीबल में, बी लिखा होता है। ठीक है, शॉर्ट में। अगला प्रश्न, हमारे शरीर का समान ताप कितना होता है? इसमें डिग्री सेल्सियस में तो होता है 73, वैसे 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। रक्त में किसकी मात्रा अधिक होने से मधुमेह रोग हो जाता है? तो जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तब कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है? तो ये ऑप्शन सा सही हो जाएगा, गर्भावस्था में। ठीक है। अगला प्रश्न, कोरोना रोग है, ये तो आप जानते ही हैं कि संक्रामक रोग है। मधुमेह में रोगी को कौन सी दवा दी जाती है? तो इंसुलिन दी जाती है, क्योंकि इसी कमी से क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? तो वैसे ये दो होता है, डिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, बट सामान्य को भी इसमें काउंट किया जाता है, तो ये 3 प्रकार का हो जाता है। ठीक है। तो 2 प्रकार का आप चाहें तो सामान्य एक होता है, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है, यानी कि उच्च मीडियम होता है, निम्न मीडियम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार, यानी कि विस्तार है? तो 60 किलोमीटर तक लगभग अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है, बर्फ का तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रव के जल वाष्प में बदल जाने की क्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि जो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का एक फार्मूला होता है, तो आप वो लिख सकते हैं। क्या होता है? F बराबर C इंटू 9/5 प्लस 32। तो आप डिग्री सेल्सियस 32 इंटू 9/5 प्लस 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 है, 20 है, सॉरी 20 डिग्री दिया गया है यहाँ पे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20, 36 प्लस 32 कितना आ जाएगा? 68 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। जबकि आपको इसमें ये सा दिया गया है 36, बट आपका जो आंसर राइट होगा वो होगा 68 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट में आएगा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप निर्धारित होता है अणुओं की गतिज स्थितिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, स्थितिज गति दोनों में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं, इसका क्वथनांक अधिक होता है इसलिए लेते हैं इसको, या ये चमकदार होता है इसलिए लेते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका ये पहला सही हो जाएगा, इसका क्वथनांक अधिक होता है इसलिए इसको लेते हैं। ठीक है। तो मैंने आज पार्ट फर्स्ट में आपके 50 क्वेश्चंस कवर कर दिए। नेक्स्ट पार्ट में आपके आगे क्वेश्चंस कवर करूँगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।